रवि 29 साल का हो चुका था, पर अब भी वो शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए रवि की माँ सुमन उसे समझाती है और उससे कहती है, रवि बेटा, तू 30 साल का हो गया है और शादी अगर सही समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। पर माँ, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे रवि बेटा, इंसान को समझौता तो करना ही पड़ता है। आज तू शादी करेगा तभी तो कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा, और अगर तू अभी शादी ही नहीं करेगा, अपनी चीज़ों के साथ समझौता ही नहीं करेगा, तो तेरी ज़िंदगी आसान कैसे होगी। इसलिए मेरी मान और शादी कर ले। सुमन रवि को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार रवि शादी के लिए मान जाता है। अब बहुत जल्द सुमन अपने बेटे रवि की शादी तृप्ति नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद रवि की ज़िंदगी सच में पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी माँ को सही से समय भी नहीं दे पाता। आ गया मेरा बेटा, जब से शादी हुई है तब से तू अपनी माँ को ही भूल गया। आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। माँ, आप ही तो शादी के पीछे पड़ी थी। अब ऑफिस को टाइम दूँ, आपको टाइम दूँ या अपनी बीवी को टाइम दूँ? क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और आपको इतनी रात तक जगने की क्या ज़रूरत थी? समय देखा है आपने? अरे माँ हूँ मैं तेरी चिंता और परवाह मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अच्छा ठीक है माँ। अब ये मेरे इंतज़ार में तुमने खाना खाया या नहीं खाया? अरे मेरा बेटा काम में इतना बिजी है, वो सही से खाना भी नहीं खा पा रहा, तो भला एक माँ कैसे खा सकती है। मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। अब बातें मत कर, खाना शुरू कर। माँ, तुमने भी तो नहीं खाया। बैठ जाओ। तृप्ति, खाना निकाल दो, आज हम सब एक साथ खाएंगे। अरे नहीं बहू, आज मैं खुद अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। तू बैठ जा, तू रहने दे। सुमन खुद रवि को अपने हाथों से खाना परोसती है और अपने हाथों से ही खिलाती है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुमन की वजह से रवि तृप्ति को समय नहीं दे पा रहा था। देखते ही देखते रात का 1 बज जाता है, पर सुमन अपने बेटे को छोड़ती नहीं। और आधी रात में जब रवि सोने के लिए जाता है तो तृप्ति रवि से कहती है, छोड़ दिया तुम्हारी माँ ने? आ गई तुम्हें मेरी याद? आ गया याद कि तुम शादीशुदा हो और एक बीवी है तुम्हारी? अरे माँ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उनका बेटा शादीशुदा है? तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? अरे क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। देखो, अब मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। रवि तृप्ति के बातों का बड़े ही अजीब तरीके से जवाब देता है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो भी चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह भी सुमन जल्दी से उठकर अपने बेटे के लिए नाश्ता बना देती है। उठ गया बेटा, चल जल्दी से नाश्ता कर ले और समय पर ऑफिस चला जा। मैं अभी तेरे कमरे में तेरा पर्स और तेरी घड़ी लेकर आती हूँ, और तेरा लंच भी मैंने तैयार कर दिया है। माँ, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो? आप आराम से बैठो, तृप्ति है ना, वो कर देगी। मेरा इस घर में होना ना होना एक बराबर ही है। तुम्हारी माँ है ना सब कुछ करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो ही नहीं सकती थी तो उन्होंने तुम्हारी शादी ही क्यों करवाई? इतना बोलकर तृप्ति वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, जिसके बाद रवि तृप्ति को मनाने के लिए अब अपना ज़्यादातर समय तृप्ति को देता, जिस वजह से सुमन को टाइम नहीं मिल पाता और सुमन उदास हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि की छुट्टी होती है और तृप्ति रवि से कहीं बाहर चलने को कहती है। हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, पर हम कभी भी बाहर नहीं गए। चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं। सही कह रही है बहू, कितना टाइम हो गया मुझे भी अपने बेटे के साथ बाहर गए हुए। जब से इसकी शादी हुई है ये तो माँ को पूरी तरह से भूल ही गया है। पर कोई बात नहीं, आज हम सब एक साथ बाहर चलेंगे। तृप्ति अपने पति के साथ बाहर अकेली जाना चाहती थी, पर सुमन भी उनके साथ चल पड़ती है। उस समय तो तृप्ति कुछ नहीं कह पाती, पर घर आने के बाद उसका पूरा गुस्सा रवि पर निकलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है। आखिर वो हम दोनों को प्राइवेसी कब देगी? माँ समझती क्यों नहीं, हम पति पत्नी हैं, हमें भी अपना टाइम चाहिए। अरे तृप्ति, शांत हो जाओ और थोड़ा आराम से बोलो ना। अगर माँ ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी शादी के बाद हर किसी को समझौता करना पड़ता है। थोड़ा समझौता तुम भी करना सीख लो, मैं भी तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें समझौता करना है तो तुम करो, मैं नहीं करने वाली। एक बार फिर तृप्ति रवि से नाराज़ हो जाती है, पर ये सारी बातें सुमन सुन लेती है।
अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमन को भी बहुत गुस्सा आता है और अब वो भी जानबूझकर अपनी बहू को जलाने के लिए बार बार अपने बेटे को आवाज़ देने लगती है। रवि बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर मेरी दवाई तो ला दे। माँ जी, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आपको दवाई दिलवा कर ला देती। अभी रात हो चुकी है, पता नहीं दवाई की दुकान खुली होगी भी या नहीं। रवि बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। लगता है अब इस सर के दर्द को झेलना ही पड़ेगा। तुम दोनों जाकर सो जाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, चलो मैं आपका सर दबा देता हूँ। जब आपको नींद आ जाएगी तब मैं भी सो जाऊँगा। इतना बोलकर रवि अपनी माँ के साथ अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। तृप्ति को अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब कुछ आप जानबूझकर करती हैं ना। अगर मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? आखिर मैं रवि की माँ हूँ और रवि मेरा बेटा है। अगर थोड़ी देर मेरा बेटा मेरे पास बैठ लेगा तो इसमें हर्ज ही क्या है? दोनों सास बहू के बीच रवि को लेकर काफ़ी लड़ाई होती है। अब रवि अपनी माँ और बीवी के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है और अगली सुबह ऑफिस के बहाने बाहर चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम से रात, पर रवि अब तक घर नहीं आता, जिस वजह से तृप्ति और सुमन दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ जी, रवि ने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं, पर आज से पहले वो कभी इतने लेट नहीं आए और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मुझे तो डर लग रहा है। बहुत सारी गलती हमारी है। हमें रवि के सामने इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो भी तो इंसान है, थक जाता होगा बेचारा। तृप्ति और सुमन को एहसास होता है कि उन दोनों की लड़ाई में रवि कितना परेशान हो रहा है। रात के 12 बजे जब रवि घर आता है तो रवि को देखकर सुमन और तृप्ति की जान में जान आती है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए, आप नहीं जानते मैं कितना डर गई थी। मेरा बेटा सही सलामत आ गया, भगवान का शुक्र है। बेटा, अब तू मेरी नज़रों से ओझल नहीं होगा जब तक मैं मन भर कर तुझे देख ना लूँ। बस करो आप दोनों की इसी प्यार और बर्ताव की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। हमेशा बेटा ही समझौता क्यों करे? मैं ही क्यों अपना समय आप दोनों में बांटूं? कभी आप दोनों क्यों नहीं करते समझौता? आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, ताकि मैं आप दोनों को अपना बराबर समय दे सकूं? मैं एक को मनाता हूं तो दूसरा मुझसे नाराज़ हो जाता है। आखिर मैं कब तक ऐसे ही सिचुएशन को संभालता रहूँगा? रवि बहुत गुस्से में था। वो नाराज़ होकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह उठता है तो देखता है कि तृप्ति और उसकी माँ एक साथ प्यार से काम कर रहे हैं और उन दोनों के बीच की लड़ाई भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इस बार समझौता सास बहू ने किया था। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे अजय को हमेशा अपने पिता गजेंद्र से शिकायतें रहती थी कि वे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वे उसे प्यार नहीं करते वगैरह वगैरह। घर में रोज़ाना उसके अपने पिता से बहस भी होती रहती। पापा प्लीज़, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, साइकिल से कॉलेज जाता हूँ तो सब हंसते हैं मुझ पर। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए बस। इसके आगे मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो अजय। मैंने कहा ना थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद ले आऊँगा तुम्हारे लिए बाइक। पिछले 1 महीने से आप बस यही बोल रहे हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 3 दिन बाद मेरी तनख्वाह आ जाएगी, उसके बाद दिला दूंगा तुम्हें बाइक। अब खुश? 3 दिन तक तो रुक ही सकते हो ना तुम। अजय बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। तभी अजय की माँ यामिनी गजेंद्र के पास आती है। आप ले क्यों नहीं आते अजय के लिए बाइक? देखिए ना कितना परेशान है वो। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे सैलरी तो आने दो, दिला दूंगा उसके बाद तुम्हारे लॉर्ड साहब को बाइक। कुछ दिनों के बाद गजेंद्र को उसकी सैलरी मिल जाती है और वो अजय के लिए बाइक ले आते हैं। अपने लिए बाइक पाकर अजय बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशों की छड़ी यहीं नहीं थमती। वो रोजाना अपने पिता से कोई ना कोई मांग करते रहता। पिता गजेंद्र करते भी क्या और कहते भी क्या, वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करते रहते। इसी तरह एक दिन, पापा मुझे दोस्तों के संग घूमने जाना है, 5,000 रुपये दे दो। अरे इतने पैसों का क्या करोगे तुम, और कहाँ जा रहे हो घूमने? पापा आपको सब बताना जरूरी है क्या?
मम्मी आप कुछ बोलो ना पापा को। अरे बच्चा ही तो है जी, जाने दीजिए। बच्चों के साथ थोड़ा घूम लेगा तो मन भी बहल जाएगा इसका। अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहा है जो इसे 5,000 रुपये चाहिए। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, बहाना क्यों बना रहे हैं? अरे दे दीजिए ना, 5,000 रुपये ही तो मांग रहा है। अच्छा ठीक है। गजेंद्र अपनी जेब में पड़े पर्स को टटोलता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उधार चुकता करने के लिए रखे पैसों को उठाकर अजय को दे देता है। अजय पैसे लेते ही भागकर अपने दोस्तों के संग घूमने चला जाता है। शाम को जब अजय घर लौटता है तो उसके हाथ और सर पर पट्टियां बंधी होती है। ये चोट कैसे लगी बेटा? अरे तू तो घूमने के लिए निकला था ना, फिर ये चोट कैसे लग गई तुझे? कहाँ गया था तू? वो दरअसल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, तुझे कहीं और चोट तो नहीं आई ना? बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुझे। मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। कितनी बार कहा है कि गाड़ी ढंग से चलाया करो। वो तो शुक्र है भगवान का कि ज्यादा चोट नहीं आई। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पापा आपको तो बस मौका चाहिए मुझे डांटने का। आप तो खुशी हो रहे होंगे ना मुझे इस तरह देखकर। अजय की बात सुनकर गजेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अजय के मुंह पर थप्पड़ जड़ देता है। शोर सुनकर यामिनी रसोई से भागते हुए बाहर आती है। आप इसे क्यों मार रहे हैं? देख नहीं रहे पहले से ही कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को? सुना नहीं तुमने? क्या बकवास कर रहा है तुम्हारा बेटा? अरे बच्चा है वो, उसे क्या पता कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। आप तो बड़े हो ना, आपको तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए। 24 साल का हो चुका है, कोई बच्चा नहीं है। समझा दो अपने बेटे को। आज के बाद इसने दोबारा मुझसे इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता पापा। मेरे दोस्तों के सभी पापा उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और आपके आगे तो मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाकर आपके रहमो करम से मुझे कुछ मिलता है। अजय की ये बात गजेंद्र को तीर की तरह चुभ जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस अजय, अब बहुत हो गया। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वे अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं। बेटा, पापा से इस तरह बात नहीं करते। माँ प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाना। वैसे भी मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। पर तूने कुछ ठीक भी नहीं बोला बेटा। तू जानता है ना घर के हालात कैसे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने बचपन से लेकर आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, फिर भी तू अपने पापा से इस तरह बात करता है। अरे कभी खुद को उनकी जगह रख कर सोचना, तब समझ में आएगा तुझे। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं। अब अजय 29 का हो गया है। एक भी दिन ऐसा ना होता जब उसकी अपने पिता गजेंद्र से खटपट ना होती। उसकी ज़रूरतों को पूरा करते करते उसके पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। लेकिन ना अजय आज तक भी उन्हें समझ पाया और ना ही उनके हालातों को। इसी बीच अजय की शादी सुषमा नाम की लड़की से तय हो जाती है और अच्छा सा मुहूर्त देकर दोनों की शादी करा दी जाती है। एक दिन अजय ऑफिस से लेट घर आता है, जिसके कारण सभी घरवाले उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। रात के करीब 2 बजे अजय घर पहुंचता है। अजय बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? जानता भी है हम सब कितने परेशान हो गए थे। कुछ खाया भी नहीं होगा तूने। सुषमा, जल्दी से अजय के लिए खाना लगा दे। जी माँ जी। इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? जानता है यहाँ हमारी क्या हालत हो रखी थी? अजय सबकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर घबराते हुए कहता है। वो क्या है ना, वो बेटा जल्दी बोल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, वो मैं साफ साफ बोलिए, क्या वो मैं लगा रखा है? दरअसल मैं अपने लिए एक दूसरा घर देखने गया था। दूसरा घर मतलब? माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अपने लिए दूसरा मकान लेंगे। हम दोनों मतलब? माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे आप लोगों से थोड़ा स्पेस चाहिए। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? या फिर तुझे तेरे पापा की कोई बात बुरी लग गई है? बेटा तू उनकी बात का बुरा मत माना कर।
आखिर है तो तेरे पिता ही। देख, तुझे दूसरा घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ प्लीज, मैं इस झोपड़ी में अब और नहीं रह सकता। याद कर बेटा, इसी झोपड़ी में तेरा बचपन बीता है और आज ये घर तेरे लिए झोपड़ी बन गया। देखा माँ, फिर से शुरू हो गए इनके ताने। ये तो बस मौका ढूंढते हैं मुझे ताने देने के लिए। बाप हूं मैं तेरा, तेरी माँ की तरह मैं भी तेरा भला ही चाहता हूँ। अगर इतना ही भला चाहते हो तो क्यों हमेशा मेरी खुशियों को छीनने पर तुले रहते हो आप? बचपन से लेकर आज तक बिना गिड़गिड़ाए आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अब अपनी आजादी के लिए भी क्या मुझे आपके सामने भीख मांगनी पड़ेगी? ये किस तरह की बात कर रहा है तू अपने पापा से? हो क्या गया है तुझे? रहने दो यामिनी, अगर ये हमें छोड़कर जाना चाहता है तो मत रोको इसे। बचपन से लेकर आज तक मैंने इसकी हर जिद पूरी की है, अब यह जिद भी सही। 2 दिन बाद मैं सुषमा के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। यामिनी रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब हॉल में सिर्फ गजेंद्र और उसका बेटा अजय होते हैं। गजेंद्र आंखों में आंसू लिए अपने बेटे अजय की ओर देखता है। जीवन में अगर कभी भी तुम किसी परेशानी में हो ना, तो बेझिझक मुझसे आकर बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बेटा। अजय अपने पिता की बातें गौर से सुनता है। आज उसे अपने पिता की आंखों में आंसुओं के साथ अपने लिए प्यार भी साफ साफ दिखाई देता है। वो चुपचाप बिना अपने पिता से कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अजय अपनी पत्नी सुषमा के साथ दूसरे मकान में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपना बैग बांध रहा था कि उसे अलमारी में पड़े अपने बचपन के कुछ खिलौने नजर आते हैं, जिसे उसके पिताजी तब लाए थे जब वो 4 साल का था। सुषमा, मेरा सामान भी तुम ही पैक कर देना। क्यों, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? हाँ, वो बस मन थोड़ा दुखी है, खुशी नहीं मिल पा रही। अगर ऐसी बात है तो जाना ज़रूरी है क्या? यहीं रहते हैं ना सबके साथ? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम सामान बांधो, हम कल निकल जाएंगे। अपने रुआं से दिल को काबू में करते हुए वो बालकनी की ओर जाता है, जहाँ उसे अपने बचपन की साइकिल और कॉलेज की बाइक नज़र आती है, जिसे उसने अपने पिता से लड़ झगड़ कर मंगाया था। पुरानी बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, जिन्हें पोंछकर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिता के रूम की तरफ जाता है, जहाँ उसके पिता तो नहीं होते, लेकिन उसे एक पुरानी डायरी नज़र आती है। वो डायरी को उठाकर पढ़ना शुरू करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं बाप बन गया हूँ। मेरा बेटा हुआ है। मैंने उसका नाम अजय रखा है। उसके कान और नाक बिल्कुल मेरी तरह है और होठ यामिनी की तरह। अजय डायरी का पन्ना पलटता है। आज मेरा बेटा पूरे 2 साल का हो गया है। अपने बेटे के लिए मैं खूब सारे खिलौने लेकर आया हूँ। वो खिलौने पाकर बहुत खुश होगा। अजय डायरी का दूसरा पन्ना पलटता है। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बेटे की कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। पिछले 1 महीने से वो मुझसे बाइक मांग रहा है और मैं हूँ कि उसके लिए बाइक ला ही नहीं पा रहा। सैलरी भी तो इतनी नहीं कि उसे एक बाइक ला कर दे सकूं, लेकिन मैं उसकी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। कल ही अपनी शादी की अंगूठी बेचकर उसे एक बाइक ला कर दूंगा। अजय फिर डायरी के तीसरे पन्ने को पलटता है। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, जो मेरा खुद का बेटा ही ये सोचता है कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता। मेरा प्यार उसे ताने नजर आते हैं। अजय फिर डायरी के चौथे पन्ने को पलटता है। बचपन से लेकर आज तक मेरे बेटे ने मुझसे जो मांगा है मैंने वो सब ला कर दिया, लेकिन इस बार मेरे बेटे ने मुझसे वो चीज़ मांग ली है जिसके बिना मैं खुद नहीं जी सकता। वो मुझे और यामिनी को छोड़कर जाना चाहता है। यह घर अब उसके लिए झोपड़ी बन चुका है। उसने एक बार भी मेरे और अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। हम उसके बगैर कैसे जिएंगे? आज उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। डायरी में लिखे एक एक शब्द से अजय का दिल छलनी हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज उसे अपने पिता का प्यार और उसके हालात दोनों साफ नज़र आने लगते हैं। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके पिता कहीं नज़र नहीं आते। पापा,
पापा कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा, और तू रो क्यों रहा है? माँ पापा कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना, मुझे मिलना है उनसे। इतने में गजेंद्र भी आ जाता है। वो बिना अजय की तरफ देखे बोलते हैं, यामिनी, एक काम करो, तुम अपना सामान पैक कर लो। क्यों जी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने ये घर और ज़मीन जायदाद सब अजय के नाम कर दिया है। अब अगर किसी दिन उसकी नौकरी भी चली गई तो वो आराम से बैठ कर खा सकता है। हम लोग गांव चलते हैं, यहाँ रहकर भी अब क्या करेंगे? नहीं पापा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका घर है, आप यहीं रहेंगे। मेरी छोड़, तू अपना बता, सामान पैक कर लिया तूने? मुझे कहीं नहीं जाना पापा, मैं यहीं रहूँगा आप लोगों के साथ। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप दोनों के बिना नहीं जी सकता। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इसी खुशी में मैं सबके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। पापा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? माफ़ तो कर दिया ना आपने मुझे? मैं होता ही कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने या तुम्हें माफ़ करने वाला? पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी घर छोड़कर जाने की बात नहीं करूँगा। इतना कहकर अजय रोने लगता है। अजय को रोता देखकर गजेंद्र का दिल भी पिघल जाता है और उसकी नाराज़गी खत्म हो जाती है। वो झट से अजय को गले लगा लेता है। आज के बाद घर छोड़ने की बात दोबारा फिर कभी मत करना। कभी नहीं पापा। अब दोनों के सभी गिले शिकवे दूर हो चुके होते हैं और दोनों हंसी मजाक खुशी के साथ हमेशा साथ रहते हैं।